नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का मॉडल पेपर 2021 में जो एग्जाम होना है तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी सीरीज लेके आए हैं मॉडल पेपर टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं हिंदी के 5 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन था? ए भैरवी, बी युगाधार, सी कुणाल और डी छायापथ। तो दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। दोस्तों हमने रचनाओं की ट्रिक बताई है, सभी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं राइटर्स की होती है उनकी सभी की ट्रिक बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि कौन इसमें सोहनलाल द्विवेदी की रचना है और कौन दूसरे राइटर की है। तो दोस्तों देखते हैं, भैरवी, युगाधार, कुणाल और डी छायापथ। दोस्तों छायापथ जो है ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। क्या? छायापथ सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। भैरवी, युगाधार, कुणाल, भैरवी, युगाधार, कुणाल ये किसकी रचना है? ये दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। और छायापथ किसकी रचना है? तो दोस्तों ये कौन से राइटर की? राय कृष्ण दास की रचना है। तो दोस्तों छायापथ राय कृष्ण दास की रचना है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये सभी रचनाएं मैं ट्रिक के माध्यम से कवर कर चुका हूं आपके लिए। जो ये रचना इतनी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड से लेकर कंपटीशन एग्जाम में जरूर एक रचना आती है 2 नंबर की। तो दोस्तों उन वीडियोस को देखिएगा, आप दोहे के माध्यम से उसमें बताया हमने, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, इसमें पता चल गया क्या कि छायापथ राय कृष्ण दास की रचना है, सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि सोहनलाल द्विवेदी की रचना छायापथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 2, निम्न में से वृद्धि संधि नहीं है। निम्न में से वृद्धि संधि नहीं है। लोकेशड़ा, भवेकी, महात्मा और तथ्यो। तो हमने दोस्तों वृद्धि संधि की आपको भी इसकी भी ट्रिक बताई थी कि आप देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है। तो दोस्तों अगर उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर सॉल्व करने का मजा तभी आता है जब आपको पता, कॉन्सेप्ट पता हो, बेसिक पता हो। अब अगर आपने संधियां नहीं पढ़ी तो यहाँ को हम तो टिक मारेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उस वीडियो को पढ़े होंगे तो जरूर समझ गए होंगे कि इसमें वृद्धि संधि कौन है और कौन दूसरी संधि है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें फिर एक बार मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम। तो मैंने बताया था कि वृद्धि संधि में मतलब बूढ़ा, वृद्धि मतलब बूढ़ा, और बूढ़ा मतलब कौन कौन शब्द होंगे? जैसे छोटा ए का बड़ा ए, छोटा ओ का बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी आपको बड़ा ए बड़ा ओ सेंटर में नजर आए, सेंटर में नजर आए, तुरंत देखते ही टिक मारो क्या कि वृद्धि संधि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं लोकेशड़ा। इसमें कहीं आपको बड़ा ए नजर आ रहा? हाँ आ रहा। यहाँ 2 मात्राएं लगी हैं, कहीं भी 2 मात्राएं सेंटर में नजर आए तुरंत देखते ही टिक मारो क्या वृद्धि संधि होगी। तो ये कौन सी है? भी वृद्धि संधि हो गई। फिर इसमें भी सेंटर में 2 मात्राएं हैं। देखिए सेंटर की बात करना है, सभी में जो ट्रिक से काम करती है सेंटर में, और जो हम बता रहे हैं ऑलमोस्ट वो सभी ट्रिक सेंटर में ही काम करती हैं। देखते ही पहचान जाओगे कौन सी संधि है। तो दोस्तों भवेकी में यहाँ देखो 2 मात्राएं हैं, कौन सी? वृद्धि संधि। फिर महात्मा, अब ये कौन सी संधि? ये तो ना छोटा बड़ा ए है ना बड़ा ओ है, मतलब ये वृद्धि संधि नहीं, ये कोई दूसरी संधि है। तो कौन सी संधि है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको कहीं भी क्या बड़ा आ, फिर बड़ा ई और बड़ा ऊ सेंटर में नजर आए, तुरंत देखते ही टिक मारो कि क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। मतलब ये वृद्धि संधि नहीं, ये कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। कहीं भी आपको सेंटर, यहाँ बड़ा आ है,
समझ गए? यहाँ बड़ा आ है और हमने रूल्स बताए थे या ट्रिक बताई थी, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उस कहीं की सेंटर में नजर आए तो देखते ही टिकलों की वृद्धि संधि दीर्घ संधि होगी, सॉरी दीर्घ संधि होगी। तो आपका राइट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से वृद्धि संधि नहीं है, तो महात्मा वृद्धि संधि नहीं है, ये कौन सी? दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर सी होगा। ये भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये मैंने बताया कहीं भी सेंटर में आपको दो मात्राएं या बड़ा ए समझ में आ जाए तुरंत देखते टिक मारो कि कौन सी संधि है। वृद्धि मतलब बूढ़ा, ये भी वृद्धि संधि। आपका राइट आंसर सी होगा क्योंकि सी महात्मा जो है वो दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा। अभिज्ञ का दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं अभी की एग्जाम में आएगा बस, बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो दोस्तों क्या है? अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा आरोह खंडन घात अनभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब अनभिज्ञ। देखते कॉमन सेंस की बात है दोस्तों इसमें। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो घात का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिघात। फिर खंडन का मंडन, फिर आरोह का, आरोह का क्या होगा? अवरोह। अवरोह। तो दोस्तों आपने आरोही अवरोही पढ़ा होगा मैथ में, तो वही है आरोह और अवरोह। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको इसमें राइट आंसर क्या है? डी है, क्योंकि अभिज्ञ का विलोम शब्द अपोजिट मतलब अनभिज्ञ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वह वस्तु जो नाशवान है, वह वस्तु जो नाशवान है के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको सेलेक्ट करना है आप में, इसमें से कोई होगा। तो दोस्तों क्या है? पहला ऑप्शन है परित्यक्ता। ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? परित्यक्ता के लिए अनेक शब्द कौन से होंगे? क्या होंगे बताइए? अब ये इसका सेंटेंस होगा दोस्तों, इतना लिखेंगे तो काफी टाइम है, इसलिए मैं ओरल ही बोल दे रहा हूँ। परित्यक्ता वह स्त्री जिसने पति का त्याग कर दिया। क्या? वह स्त्री जिसने पति का त्याग कर दिया हो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। ठीक है दोस्तों, फिर साहित्यिक है। साहित्यिक में वह जो नाशवान हो मतलब कुछ ऐसा होगा कि जिसमें नष्ट होने वाला है। कभी कभी आप ऐसे कुछ शब्द एग्जाम्स में आ जाते हैं वर्ड्स जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो कॉमन सेंस आपके पास हो, उसको कॉमन सेंस को यूज करना होता। तो कैसे? वह वस्तु जो नाशवान हो मतलब ऐसा कोई वर्ड होगा जो नाश, जिसमें नष्ट नष्ट विनाश से संबंधित होगा। तो इसमें साहित्यिक नष्ट होने वाला तो कुछ है नहीं, परित्यक्ता इसमें भी कुछ नष्ट होने वाला। और फिर साहित्यिक मतलब ये साहित्यिक के लिए अनेक शब्द क्या होंगे? तो साहित्यिक के लिए अनेक शब्द साहित्य का ज्ञान रखने वाला, साहित्यिक हो जाएगा। क्या? साहित्य का ज्ञान या ध्यान या अनुमान रखने वाला क्या होगा? साहित्यिक हो जाएगा। फिर सुलभ, सुलभ के लिए, सुलभ के लिए सुलभ मैंने बताया कि नाशवान ऐसा होगा उसके लिए जिसमें ना या उससे रिलेटेड कोई अर्थ हो। ठीक है दोस्तों, तो सुलभ के लिए एक शब्द होगा, सुलभ के लिए अनेक शब्द होंगे, सॉरी अनेक शब्द क्या होंगे? जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाए। सुलभ जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जाए उसके लिए एक शब्द होगा सुलभ। अब नश्वर है, नश्वर डी। तो दोस्तों नश्वर के लिए एक शब्द क्या होगा? नश्वर। नश्वर मतलब वह वस्तु जो नाशवान है के लिए एक शब्द क्या होगा? नश्वर। मतलब आपका राइट आंसर डी होगा, वह वस्तु जो नाशवान है के लिए एक शब्द होगा नश्वर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, किस रस को रस राज कहा जाता है? रस राज, किसी ने रस लिया है? श्रृंगार रस और संयोग वियोग सब ये पढ़े कि नहीं? रस किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? तो दोस्तों जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि रस राज किसे कहते हैं या रस राज किसे कहा जाता है या किस रस को रस राज कहा जाता है। तो दोस्तों वीर रस को ये तो नहीं हो सकता। रस जिसमें मजा आए, क्या? जिसमें मजा आए, तो मजा किसमें आएगा? वीरस ये तो होगा नहीं। ठीक है, रस राज। फिर श्रृंगार रस, श्रृंगार समझते हो? औरतें श्रृंगार करती हैं या किसी डेकोरेशन होती है हाउस की, उसका भी श्रृंगार होता है, देखो मजा आता है। कोई ऐसी कार्यक्रम चल रहा हो जिसमें मजा आए,
तो मूवी कोई ऐसी आप देख रहे हो जिसमें जिसको देखकर मजा आए, तो वो सब क्या होगा, श्रृंगार देख के जो मजा आता है उसे श्रृंगार रस, मतलब श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। क्या, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ क्या, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी, मतलब क्रस्ट माने होता है भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना है। दोस्तों जैसे मैं मानता हूं ये पृथ्वी है, पृथ्वी हो गई। अब इसका आधा भाग मतलब इसमें जैसे 100% है, उसमें 50 भाग जो तत्व होंगे या कण होंगे वो किससे बना हुआ है। तो दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए क्वार्टेज, बी फेल्डेस्पर, सी एल्युमिनियम, डी माइका। तो दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। क्या, फेल्डस्पर से बना है। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है आपसे ये कितना परसेंट है, क्या ये कितना परसेंट है। ठीक है दोस्तों, कितना परसेंट है पृथ्वी का। तो दोस्तों ये 46 से 50% होता है। आधा भाग में 46 से 50% जो पृथ्वी की भूपर्पटी जो है उसका आधा भाग फेल्डस्पर जो है उसको कितना प्रतिशत होता है, 46 से 50% होता है। अब दोस्तों इसको आपको पृथ्वी के लिए, जैसे मान लिया पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों पृथ्वी है, इसको इसके द्वारा समझाते हैं। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे पहले ऊपर वाला क्या होगा, क्रस्ट, सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट, सी क्या है, CRUST। फिर क्या होगा, फिर सेकंड भाग मेंटल होता है। दोस्तों ये पृथ्वी की भूपर्पटी है, उसका आधा भाग किस खनिज से बना होता है, 50% मान लो कि ऑलमोस्ट 50%, 46 से 50% फेल्डस्पर होता है। फिर क्या होता है, फिर ये हमने बताया क्या 3 भाग होते हैं, कौन से, क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर कौन सा होगा, एक होता है कोर। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 परतें होती, कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया कौन कौन सी परतें, पृथ्वी की भूपर्पटी जो क्रस्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी है। क्यों, पृथ्वी की भूपर्पटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। ये 3 भाग होते हैं जैसे हमने वो पृथ्वी बनाई, कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या, क्रस्ट, मेंटल और कोर। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ज्वालामुखी कैसे होते हैं और निकलता है कैसे। दोस्तों मान लिया ये ज्वालामुखी कफ के आकार का हो गया, ठीक है दोस्तों, कफ के आकार का निकला, फिर इसमें से ज्वालामुखी निकलता है, एक मिनट, जैसे ये मान लेते हैं जो धुआं जैसा निकल रहा है, इधर 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 निकला, ये कफ जैसा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका क्या, ज्वालामुखी से पिघले लावा के ठोसीकरण। ये दोस्तों जो ठोस बन जाता लावा निकलता है, ये सारे गैसें निकलती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, ये लावा हो गया, ये यहाँ से लावा निकल रहा है। तो ये जो आकार ये बन गया है, इसे क्या कहें, कौन सी चट्टान है, किससे बनी होती। तो दोस्तों ये कौन सी होगी, ग्रेनाइट, आग्नेय, बेसाल्ट या मैग्नेटाइट। तो दोस्तों ये बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है। कौन से, बेसाल्ट चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्या एक क्वेश्चन और उठता है इससे, जब ये, तो अगर ये जो कफ का आकार बन जाता है, लावा जब निकलता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। क्या, क्रेटर कहते हैं। जो एक कफ का आकार लावा जब निकलता है तो ये कफ के आकार का बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्रेटर कहते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और इसमें से निकला है, कौन सा, सॉरी दोस्तों, जब ये लावा निकलता है तो इसमें से कुछ गैसें भी रिलीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, गैसें, ये धुआं जो है इसमें से कुछ गैसें भी रिलीज होती, तो उन गैसों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं उन गैसों, रेडान। क्या,
रेडान। ठीक है दोस्तों, उन गैसों को दोस्तों क्या है, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये चट्टान, ये चित्र से ये क्या है, बेसाल्ट है। इसको उदाहरण किसका है, बेसाल्ट का। फिर दोस्तों ये जो कफ का आकार का बेसाल्ट चट्टान बन जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेटर कहते हैं। क्या? क्रेटर कहते हैं। फिर दोस्तों जो ये लावा निकलता है तो इसे इसके साथ कुछ गैसेज भी रिलीज होती हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, हार्मलेस होती हैं, तो हार्मफुल होती हैं। तो दोस्तों क्या ये जब गैसें निकलती हैं तो इसमें कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों रेडान गैस निकलती है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे रेडान गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हो, आग्नेय। दोस्तों आग्नेय चट्टान कौन? ग्रेनाइट चट्टान, आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, मैग्नेटाइट चट्टान। अब आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है, ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की। कौन कौन सी? हमने दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं आपको तीनों चट्टानों को याद रखने की। तो ट्रिक है दोस्तों, आगे आओ रूपा। आगे आओ रूपा, आगे मतलब आग्नेय चट्टान, आओ मतलब अवसादी चट्टान, रूपा मतलब रूपांतरी चट्टान। ये स्पेस कम है इसलिए हम इसको चलो शॉर्ट में लिख देते हैं। आगे मतलब आग्नेय। ठीक है दोस्तों, समझ लेंगे आप। ठीक, आगे मतलब आग्नेय, अवसादी मतलब अवसादी। ठीक है, फिर रूपा मतलब रूपांतरित। ठीक है दोस्तों, रूपा मतलब रूपांतरित। चट्टानें कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? आगे आओ रूपा, इसकी ट्रिक है तीनों चट्टानों को याद करने की। आगे मतलब आग्नेय चट्टान, आओ मतलब अवसादी चट्टान, और रूपा मतलब रूपांतरित चट्टानें। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्या, कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% होता है? दोस्तों कौन सा तत्व, क्वेश्चन का कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% होता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास दिए हुए, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, लौह। तो दोस्तों कौन होता है पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6 में? ऑक्सीजन होता है दोस्तों। कौन सा? ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर सी है। तो दोस्तों अब ये है, तो दोस्तों ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। क्या? ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O होता है। अब दोस्तों क्या ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? सी है। क्यों? पृथ्वी के परपटी या क्रस्ट के द्रव्यमान का 46.6% भाग ऑक्सीजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो आब क्या है या दो आब क्या होता है? दोस्तों दो आब क्या होता है? दो झीलों के बीच की भूमि, या दो पर्वतों के बीच की भूमि, या दो नदियों के बीच की भूमि। तो दोस्तों इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूं, इसी के जो रिलेटेड है। आपने पंजाब का नाम सुना होगा, पंजाब सुना है? सुना होगा, जरूर सुना होगा। जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उसको पता भी होगा, लोकेशन भी पता होगा, सारा एरिया क्राइटेरिया भी पता होगा। तो पंजाब जो है ये कैसे बना है नाम सब? दोस्तों ये पंजाब 5 नदियों के समूह से बना हुआ है। क्या? पंजाब। तो दोस्तों 5 नदियां हैं, उसके समूह से बना हुआ है पंजाब, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां हैं जो इंटर करती हैं या क्रॉस करती हैं पंजाब में। तो दोस्तों क्या अपना क्वेश्चन अब देखते हैं। तो आब क्या होता है? दो झीलों के बीच की दूरी, दो पर्वतों के बीच की दूरी, बीच की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि। तो दोस्तों दो आब मतलब दो नदियों, जैसे पंजाब में 5 नदियां तो पंजाब बन गया, लेकिन दो आब मतलब दो नदियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। अब दोस्तों दो आब उपजाऊ भूमि, तो नदियां होती हैं उनके बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो आब कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि दो आब दो नदियों के बीच की भूमि को
तो आप कहते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्या? दोस्तों वायुमंडल जो है अपना, वायुमंडल समझ लेते हैं कैसे। वायुमंडल में ऐसे परतें होंगी, ये समझ लो, या हाँ ऐसे मान लेते हैं, ये ठीक है। इसमें क्या, तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को, ये जैसे वो स्टार्टिंग है तो यहां से मान लेते हैं सबसे निचली परत कौन सी होगी। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन अपने, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसमें वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या? ट्रोपोस्फियर। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। और ट्रोपोस्फियर का हिंदी में मतलब क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल माने होता है ट्रोपोस्फियर। अब दोस्तों ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और उठता है, वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं? क्या वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं? दोस्तों 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अब आपको ऐसे मान लेते हैं, ऐसा ये बना हुआ तो इसको ऐसे ही समझा लेते हैं हम लोग, ये ठीक हो गया। अब ऐसे जैसे पहले आ गई ट्रोपोस्फियर, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है? फिर नंबर 2 पे आ गए स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है दोस्तों, नंबर 2। फिर नंबर 3 पे आ गई अपनी मेसोस्फियर, दोस्तों क्रम वाइज आपको बता रहे हैं। नंबर 3 पे मेसोस्फियर, फिर नंबर 4 पे एक्सोस्फियर है, लेकिन नंबर 4 पे यहाँ पे क्या होता है? ये दोस्तों यहाँ पे होता है थर्मोस्फियर, ठीक है दोस्तों। नंबर 4 पे थर्मोस्फियर, और नंबर 5 पे है क्या? नंबर 5 पे है आपका एक्सोस्फियर। क्या? एक्सोस्फियर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। तो दोस्तों ट्रोपोस्फियर की कितनी परतें होती है? ट्रोपोस्फियर की, या ट्रोपोस्फियर की नहीं, वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, क्रम वाइज बताएंगे आपको, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर इसके बाद मेसोस्फियर का क्या है? थर्मोस्फियर है, फिर इसके बाद 5वीं है एक्सोस्फियर। तो ठीक है दोस्तों, हमें लगता है ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों देखते हैं हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध हुआ था। दोस्तों आम का सीजन चल रहा है। क्या? आम का सीजन चल रहा है। तो आम किस किस ने खाया है? किसी ने खाया है आम? नहीं खाया है? खाया होगा, सभी ने आम खाया होगा। उसमें एक फल का नाम होता है मैंगो का नाम होता है। मैंगो की भी कई वैरायटी होती है। उसमें एक फल होता है क्या? मैंगो में कई वैरायटी होती है, चौसा का आम। तो लेकिन वो चौसा का आम और ये चौसा का युद्ध है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। युद्ध और आम में बहुत अंतर है। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। चौसा का युद्ध हुआ था 1539, 1540, 1541 और 1542 में। तो दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। आपका राइट आंसर ए होगा। क्यों? चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। फिर अब दोस्तों ये युद्ध, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? दोस्तों ये किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये चौसा का युद्ध है दोस्तों, जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। क्या कब हुआ था? 1539 में। तो दोस्तों इसमें हार किसकी हुई थी? तो दोस्तों शेरशाह और हुमायूं के बीच हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसकी जीत हुई थी शेरशाह की। फिर दोस्तों ऑप्शन है आपका बी 1540। तो 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था और किसकी हार हुई थी? तो दोस्तों 1540 में भी किसकी? शेरशाह और हुमायूं के बीच ही फिर युद्ध हुआ।
लेकिन वो युद्ध का नाम क्या, कौन से स्थान पर युद्ध हुआ? तो आपको दोनों युद्ध याद करने के लिए एक नाम बताता हूं, चौकन्ना। चौकन्ना, चौ से चौसा, कन्ना से कन्नौज। ठीक है दोस्तों, चौ से चौसा और कन्ना से कन्नौज। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ और 1540 ईस्वी में, कब? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में भी किसकी हार हुई या पराजय हुई? तो दोस्तों इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों आपका राइट आंसर लेकिन फर्स्ट का क्या होगा? 1539। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। फिर 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, किसके बीच? शेरशाह और हुमायूं के बीच में, इसमें भी हुमायूं की पराजय हुई। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, हर्यक वंश के संस्थापक हैं। दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, सिमुक, बिंबिसार। तो दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग? नहीं दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। कौन? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। तो दोस्तों पुष्य, ये सिमुक है तो इसके संस्थापक, ये भी एक धर्म है, ये सॉरी धर्म नहीं, ये नेम है। बिंबिसार जैसे नेम है, जैसे हर्यक वंश है उसके बिंबिसार थे। तो सिमुक किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों ये सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। फिर पुष्यमित्र शुंग, तो ये किसके संस्थापक थे? दोस्तों ये शुंग वंश का, शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग था, ये शुंग वंश का संस्थापक था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये किसके संस्थापक थे? दोस्तों ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। लेकिन दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा सेकंड का? दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थित है किस नदी पर? हड़प्पा जो दोस्तों है, हड़प्पा एक प्लेस है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, या घाघरा नदी के तट पर, या सतलुज नदी के तट पर? दोस्तों हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो दोस्तों सभ्यता थी, या हड़प्पा के जो लोग थे, या हड़प्पा का जो स्थान था, वो कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर तीसरे का बी होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अकबर के नवरत्नों की संख्या थी, अकबर के नवरत्नों की संख्या थी 18, 10, 11, 9। कितनी थी अकबर के नवरत्नों की संख्या थी? तो दोस्तों अकबर के नवरत्नों की संख्या 9 से 9 थी। अकबर के नवरत्नों की संख्या 9 थी। कौन कौन से थे दोस्तों नवरत्न, कौन कौन थे? तो दोस्तों उनकी एक ट्रिक बताता हूं। क्या है ट्रिक? तान, मान, वीर, फिर फौजी। क्या दोस्तों? तान, मान, वीर, फौजी। हटो, अब्दुर्र, फिर क्या होगा? अबू मुल्ला। ठीक है दोस्तों। क्या? तान, मान, वीर, फौजी, हटो, अब्दुर्र, अबू मुल्ला। तो दोस्तों ये है ट्रिक अपनी, जिससे नवरत्न आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों तान मतलब तानसेन, तान मतलब तानसेन। फिर मान मतलब मान सिंह, मान सिंह। फिर वीर मतलब बीरबल। फिर फौजी मतलब, फौजी मतलब क्या होगा? फौजी। फिर हटो मतलब हकीम, हुकाम। ठीक है दोस्तों। फिर टो मतलब टोडरमल, टोडरमल। फिर अब्दुल,
फिर अब्दुल क्या, अब्दुल खान खाना, ठीक है दोस्तों। फिर अबू, तो अबू मतलब अबुल फजल, अबुल फजल, ठीक है दोस्तों। मुल्ला, फिर मुल्ला दो प्याजा, क्या दोस्तों, अबुल फजल। दोस्तों इसको इधर लिख देते, नहीं दिखेगा, नहीं ये अबुल, मुल्ला मतलब क्या, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, अकबर के नवरत्नों की संख्या 9 थी। कौन, तान मान वीर फौजी हटो अब्दुल अबू मुल्ला, तान मान वीर फौजी हटो अब्दुल अबू मुल्ला। तो दोस्तों तान मतलब तानसेन, तानसेन, तानसेन जो ध्वनि सुना होगा सर, तानसेन जो तान की ध्वनि बांध देते थे तो रुकते नहीं थे। तो दोस्तों तान मतलब तानसेन। फिर मान मतलब मानसिंह, मानसिंह कौन था, जोधा अकबर को सुना होगा, अकबर जोधा अकबर, अकबर है जोधा अकबर, सीरियल देखा होगा सभी ने, तो उसमें अकबर और जोधा की लव स्टोरी भी देखी होगी, ठीक है दोस्तों। उसी में मानसिंह कौन है, मानसिंह भाई है किसका, अकबर का, नहीं दोस्तों, मानसिंह हिंदू था। किसका भाई था, किसका भाई था दोस्तों, जोधा का भतीजा था या भाई था। सीरियल देखा होगा उसको पता होगा, या हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको भी पता होगा, ठीक हो दोस्तों। तो वीर मतलब बीरबल, जो अकबर बीरबल की जोड़ी दोस्तों बहुत फेमस थी, आप शायद कार्टून्स भी देखते होंगे टीवी पर, अकबर बीरबल की कहानियां। फौजी, फौजी, फिर हटो, हा से हकीम हुकाम और टो से टोडरमल। टोडरमल दोस्तों एक बहुत साहसी व्यक्ति था। हिस्ट्री में इसकी महत्व मतलब महत्वाकांक्षा या कहो कि पावरफुल, एक बहुत पावरफुल व्यक्ति था अकबर के नवरत्नों में। ये भी तानसेन जैसे मानसिंह था वैसे ऑलमोस्ट वो भी टोडरमल था, विश्वसनीय बंदा था अकबर का। अब दोस्तों जो विश्वसनीय होते हैं वह नवरत्नों की संख्या में लिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब्दुल हट्टो से हो गया टोडरमल। अब अब्दुल से अब्दुल खान खाना, रहीम खान खाना सुना होगा, ये क्या है, अब्दुल खान खाना, ठीक है। तो अब्दुल में अब्दुल खान खाना, अबू मतलब अबू फजल, और मुल्ला, मुल्ला दो प्याजा। रोटी दो प्याजा खाया है दोस्तों, रोटी दो प्याजा या खाने का प्याजा एक रेसिपी होती है दोस्तों, खाने का फूड होता है। लेकिन यहाँ पे मुल्ला, मुल्ला दो प्याजा कौन था, नवरत्न था, किसका, अकबर के। नवरत्नों की संख्या 9 थी, कौन थी, ये दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं, फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, सारे नवरत्न आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर पता चल गया, डी, नवरत्नों, 9 मतलब 9, नवरत्नों में 9 मतलब 9, नवरत्नों की संख्या 9 थी। फिर सिख धर्म के संस्थापक थे, कौन थे बताइए, सिख धर्म के संस्थापक थे, अर्जुन देव, गुरुदेव, रामदास, नन ऑफ देज, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। आपका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। रामदास किसके संस्थापक थे, रामदास दोस्तों अमृतसर, अमृतसर के संस्थापक कौन थे, रामदास। फिर अर्जुन देव दोस्तों, ये आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ के संस्थापक कौन थे, अर्जुन देव। अर्जुन देव दोस्तों आदि धर्म के, आदि ग्रंथ के संस्थापक थे, और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, और रामदास किसके संस्थापक थे, अमृतसर के। तो दोस्तों हमें लगता है 5 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, क्या संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 1946, 1947, 1949। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 1946 में। कब हुई थी, 1946 में। और कौन सी तारीख थी, तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी।
क्या दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अस्थायी मतलब टेम्पोररी अध्यक्ष, टेम्पोररी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी और परमानेंट मतलब स्थायी होता है। ये दोस्तों जरूर याद रखना। क्या मेन पॉइंट? संविधान सभा के अस्थायी पूछ रहा है क्वेश्चन में या स्थायी, ये मेन पॉइंट। यही बहुत कंफ्यूजन में बच्चे बहुत यहीं पर गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, स्थायी की जगह पर अस्थायी कर देते हैं और अस्थायी की जगह स्थायी कर देते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन डॉक्टर बी एन राव, और दूसरा ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और तीसरा ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति क्या है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, जे बी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? क्या? संविधान सभा के स्थायी, हमने बताया था अभी आपको अस्थायी और स्थायी में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है अपना सॉरी दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, के एम मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दोस्तों किसे बनाया गया था? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछ ले कि ये तो स्थायी हो गया, अब अस्थायी तो पूछ ले तो कौन होंगे? अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले क्या ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कहना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के थे, ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया या समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? कब पारित? दोस्तों पारित करना और लागू करना दोनों में अंतर है दोस्तों। ये भी एक मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। क्या? पारित करना और लागू करना एक ही डेट समझ लेते हैं, बट ये दोनों में डिफरेंट अंतर है। क्या अंतर है? क्या कौन सी तिथियों का अंतर बताते हैं आपको। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? दोस्तों कब पारित किया था? तो दोस्तों संविधान सभा के अंतिम रूप से 1949 में पारित किया गया था। कब? 1949, 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन इसी के एक पॉइंट आता है। अब लागू करना बताया हमने, ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब लागू कब किया गया था? तो दोस्तों लागू कब किया गया था? ये 26, ये क्या है? 26 नवंबर 1949। अब ये क्या है? ये है 1950। लागू कब किया था? भारतीय संविधान लागू कब किया था? 26 जनवरी 1948। कितना? नहीं दोस्तों,
संविधान सभा के कब लागू किया? संविधान सभा लागू किया गया था भारतीय 26 जनवरी, ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को क्या संविधान सभा लागू किया था और पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को और लागू 26 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों जल्दी से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। कौन सा है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स फॉर ए कॉर्ड? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स फॉर ए कॉर्ड? तो दोस्तों कहने का क्वेश्चन क्या कहता है, इंग्लिश में भी अगर एक्सप्लेन करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं है ए सिनोनिम्स, एक क्या सिनोनिम्स माने पता होगा, हमने बताया था जैसे पर्यायवाची, ठीक है दोस्तों। और फॉर एकॉर्ड, एकॉर्ड मतलब होता है क्या? सहमति, ठीक है दोस्तों, सहमति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, निम्न में से नहीं है एक पर्यायवाची, किसका? सहमति का, एकॉर्ड का। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, एग्री, अलो, ग्रांट, कंपेयर। क्या एग्री माने क्या होता है? सहमत होना या राजी होना। क्या सहमत होना या राजी होना? एग्री माने सहमत होना या राजी होना, ठीक। इसका हो गया अलो माने सहमत होना या अनुमति देना, ठीक है, सहमत। फिर क्या है? ग्रांट माने भी क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब भी होता है सहमति या सहमत होना। कंपेयर माने क्या होता है? तुलना। कंपेयर माने होता है तुलना। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स फॉर एकॉर्ड? निम्न में से एक सहमति एकॉर्ड का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। निम्न में से सहमति का पर्यायवाची एक नहीं है, वो शब्द आपको सर्च करना है। तो दोस्तों आपका सब वो वर्ड कौन सा है दोस्तों? कंपेयर। कंपेयर माने होता है तुलना करना और हमें चाहिए सहमति। तो सहमति तो कंपेयर से होती नहीं है, इसलिए क्या हो गया? कंपेयर माने तुलना करना, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया? पहले का डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कंपेयर माने होता है तुलना करना। दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या? Which of the following is antonyms for a benefit? For benefit. Which of the following is antonyms for benefit? दोस्तों आपको बेनिफिट के लिए एक पर्यायवाची देखना है। इसमें कौन सा है बेनिफिट का एंटोनिम्स? क्या बेनिफिट का एंटोनिम्स देखना है। और बेनिफिट माने होता क्या है? लाभ। बेनिफिट माने क्या होता है? लाभ। एंटोनिम्स माने तो पता होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया विलोम। विलोम शब्द विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से इज माने है, एंटोनिम्स माने विलोम, फॉर बेनिफिट माने लाभ। लाभ के लिए एक विलोम शब्द होगा, कौन सा है? डैमेज, गुड, एम्पल, एम्प्टी। डैमेज, गुड, एम्पल, एम्प्टी। तो आपको डैमेज का मतलब होगा क्या? खराब होता है या नुकसान होता है, ठीक है। नुकसान, डैमेज। आप कोई प्रोडक्ट बाय करो, अगर वो डैमेज निकल जाए तो क्या हो जाएगा? आपका लॉस हो जाएगा। लॉस मतलब नुकसान। बेनिफिट माने हानि होता है और लॉस माने क्या होता है? इसका मतलब हानि होता है। लॉस माने भी हानि होता है और डैमेज हो गया मतलब लॉस हो गया। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर? ए हो जाएगा। तो गुड का क्या होता है? अच्छा। गुड माने अच्छा होता है। एम्पल माने होता है पूर्ण दोस्तों। क्या एम्पल माने होता है पूर्ण। और एम्प्टी माने खाली। इसके पिछले वीडियो में हमने लिया था ऑप्शन वेकेंट। क्या? वेकेंट। वैकेंट। वैकेंट माने भी दोस्तों खाली होता है। क्या? वैकेंट माने भी खाली होता है। और एम्प्टी माने खाली, एम्पल माने पूर्ण, गुड माने अच्छा, डैमेज माने नुकसान मतलब हानि हो गई, लॉस हो गया। तो बेनिफिट का विलोम शब्द होगा डैमेज, इसलिए आपका राइट आंसर ए है दूसरे का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको एरर सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। अगर कोई एरर नहीं होगी तो नो एरर के लिए ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करेंगे
और दोस्तों इसमें किसी की जगह पर एक ऐसा कोई वर्ड होगा जिसकी जगह पे हमें लाइक या टू फिल करना होगा। ये भी सिलेक्शन इसी के लिए है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बस सिलेक्ट करना। अगर आपने प्रीपोजिशंस पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच, क्या हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर, क्या सिमिलर अबाउट योर्स। उसके जो स्टेटमेंट है बहुत, बिल्कुल, वेरी मच माने बहुत, सिमिलर माने समान है, अबाउट योर्स। अबाउट माने बारे में होता है, किसी पर्सन, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर कल्चर, अबाउट योर वाइफ एंड अबाउट योर लव, यू कैन से एनी अबाउट योर लाइफ। ओके, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट माने होता है बारे में। लेकिन ये तो कह रहा है क्वेश्चन, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर अबाउट योर। अब उसके बारे में थोड़ी ना कह रहा है, ये तो पहले सिमिलर बता रहा है इसके बारे में इसके। तो दोस्तों इसकी जगह पर क्या होगा, सिमिलर, इसमें एरर आ रही है। आपका राइट आंसर पहले बताते हैं, कौन सा होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि अबाउट में फॉल्ट है, अबाउट है फॉल्ट है, इसकी जगह पे अब वर्ड कौन सा यूज होगा, लाइक होगा या टू होगा। लाइक माने दोस्तों होता है पसंद करना, क्या पसंद करना। और एक ए लाइक होता है, पढ़ा होगा आपने, ए लाइक मतलब समान, ठीक है दोस्तों, ए लाइक मतलब समान। और टू मतलब जैसे को, राम, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल को जाता है, तो टू हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर योर्स, अबाउट की जगह पर क्या होगा, तो अबाउट की जगह पर यहाँ पर टू का यूज होगा, क्या टू का यूज होगा। ये कट कर देते हैं, यहाँ पर टू लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू योर्स, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू योर्स, ठीक है दोस्तों। आपको इसलिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी है, क्योंकि अबाउट की जगह पर टू का हमने यूज किया है और अबाउट वहां पे मिस्टेक थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक है, और उसमें आप और विद दो ऑप्शनल है, जो आपको एक में से ऑफ आएगा और एक में विद आएगा। आपको सेलेक्ट करके फिल करना होगा कौन सा सूटेबल है किस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट। दैट मैन वह व्यक्ति इज फाउंड माने पाया गया, गिल्टी, गिल्टी पाया गया, अपराधी पाया गया, डैश थेफ्ट माने चोरी, थीफ थेफ्ट, ठीक है दोस्तों। थेफ्ट माने चोरी के अंजाम में, एक व्यक्ति है जो चोरी के अंजाम में अपराधी पाया गया है। फाउंड माने पाया गया है, फाउंड माने पाना हो तो फाउंड माने पाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों दैट मैन इज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट, तो इसमें क्या होगा, ऑफ होगा, विद होगा। तो दोस्तों फिर दूसरा भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके लिए कौन सा सूटेबल होगा, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। अब आप तुम्हारी की स्टडी तो नहीं हो सकता, तुम्हारी स्टडी से ये हो सकता है। हिंदी में सेंटेंस अगर कॉमन सेंस यूज करते हैं तो कॉमन सेंस से भी आपको पता चल जाएगा ऑफ का प्रयोग यूज होगा या विद का यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, चौथा, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ऑफ थेफ्ट, क्या ऑफ थेफ्ट, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइट श्योरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद हो जाएगा। हमने बताया दो में से एक फिलअप करना होगा, एक में इसमें। अब दोस्तों योर टीचर इज नॉट सैटिस्फाइड विद योर स्टडी, नॉट ओनली ये ऑफ की ऑफ तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, योर टीचर इज नॉट सैटिस्फाइड ऑफ योर स्टडी, तुम्हारी स्टडी पढ़ाई की नहीं, विद तुम्हारी पढ़ाई से, की नहीं से, तुम्हारी पढ़ाई से। योर टीचर, योर तुम्हारे अध्यापक इज माने है, नॉट माने नहीं, सर्टिफाइड संतुष्ट, विद योर माने तुम्हारी, स्टडी माने पढ़ाई, विद माने से, की नहीं होगा। तो तुम्हारे टीचर पढ़ाई से तुम्हारी संतुष्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसलिए कस के मेहनत करिएगा, जोर शोर से पढ़ाई करिएगा, मेहनत इतनी शांति से करो कि इस मेहनत आपका शोर शराबा मचा दे।
तुम मेहनत इतनी शांति से करो, आपके रिजल्ट जो है वो शोर मचा दे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। क्या है, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे लेके आए। बाकी ये तो ग्रामर है और ये जीडी, एसएससी, जीडी और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आते हैं इस बेसिस। ठीक है दोस्तों इसमें क्या हो गया, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट और योर टीचर इज नॉट सैटिस्फाइड विद योर स्टडी। तो इसमें क्या दैट की जगह पर विद हुआ, योर तुम्हारी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है। किसके, तुम्हारे टीचर। पढ़ाई करो भैया, ठीक है। तो सभी पढ़ाई करोगे और पढ़ाई के साथ फैमिली को भी बढ़ाओ। किसकी, यूट्यूब फैमिली, अपनी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाओ। चैनल का नाम क्या है, कितनी बार बताया है, नीर 1 4 3 फिर क्लासेज। ठीक है, नीर 1 4 3 क्लासेज। तो क्लासेज डेली अटेंड किया करो। किसकी, नीर 1 4 3 की क्लासेज डेली अटेंड किया करो। तो दोस्तों अब हमें लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।